आज बड़ा एक इंटरेस्टिंग दिन है। इसकी वजह यह है कि वो डेडलाइन आ गई है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने और उनके 3 रुकनी बेंच ने हुकूमत को दी। तो आज उस इलेक्शंस के सिलसिले में जो है एक बिल जमा करवाया गया। अगर हुकूमत ये वाला रूट ले रही है, इसका मतलब है कम से कम जुमेरात से पहले अब आपके पास पैसे नहीं आ रहे। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को बताएगी कि भाईजान ऐसे नहीं मिले। 2 एंकरों की लड़ाई हो गई है। उन्होंने एक पूरी वीडियो की जिसमें पूरी एक सीरीज थी। अगर आपको पता लग गया है कि वो गलत है तो उसके ऊपर आपको माफी मांगनी चाहिए। जिन्होंने फातिमा जिन्ना का साथ नहीं दिया था, अयूब खान के साथ खड़े हुए, उनकी नस्लें भी आज शर्मिंदा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, आज बड़ा एक इंटरेस्टिंग दिन है, बड़ा अहम दिन है आज का दिन, और इसकी वजह यह है कि वो डेडलाइन आ गई है। और डेडलाइन जो है वो 10 अप्रैल की डेडलाइन थी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने और उनके 3 रुकनी बेंच ने हुकूमत को दी थी कि जनाब आपने 21 अरब रुपया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जारी करना है। मैं ज़रा डिटेल से इसके ऊपर ज़रा डिस्कस करना चाहूँगा। इसके कुछ बैकग्राउंड्स हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, लेकिन कुछ दीगर खबरें ज़रा पहले आपके साथ शेयर कर लें। 2 एंकरों की लड़ाई हो गई है और दोनों ही मेरे बड़े अच्छे जानने वाले हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, और मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी कि हुआ क्या है, ये क्या हो गया बैठे बिठाए। और दोनों ही बड़े बेबाक हैं, ये भी हकीकत है, दोनों ही बड़े बेबाक हैं, जाहिर बात है, और दोनों के अपने अपने फ़ैन क्लब्स हैं, ये भी हकीकत है, और वो उनको बिल्कुल सही समझते हैं। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर मैं देख रहा था कि दोनों की ये जो क्लैशेस हुए हैं आपस में, उसकी वजह से बिला वजह की एक बदमिज़गी जो है वो शुरू हो गई है। अब मामला क्या था, हमने बल्कि कुछ थोड़ा बहुत जिक्र हम भी करते रहे हैं पिछले चंद वीलॉग्स के अंदर कि इमरान रियाज खान साहब जो हैं उन्होंने पिछले चंद हफ्तों के अंदर कुछ गलत ट्वीट्स की। गलत ट्वीट से मुराद के जो इन्फॉर्मेशन थी वो इनएक्यूरेट थी, या तो वो पुरानी थी, ज़्यादातर वो पुरानी थी। मैं कुछ ट्वीट्स की बात कर रहा हूँ, नॉट ऑल ऑफ देम। तो उसके ऊपर लोगों ने काफ़ी उनको पिन पॉइंट भी किया। कभी उन्होंने पुरानी वीडियोस पोस्ट कर दी, कभी पुराने अखबार के क्लिप्स पोस्ट कर दिए, कभी पुरानी ब्रेकिंग न्यूज़ थी। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा जी 23 मार्च की परेड जो है वो मुलतवी हो गई है। वो बेसिकली कोविड के दौर का वो एक स्क्रीनशॉट था जो उन्होंने शेयर किया था। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि इकरारुल हसन साहब, उनका भी एक यूट्यूब चैनल है, वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली उसको यूज़ नहीं करते, काफ़ी कम यूज़ करते हैं, लेकिन उन्होंने एक पूरी वीडियो की जिसमें पूरी एक सीरीज़ थी कि इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो किस तरह पिछले चंद हफ्तों में जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करते रहे हैं। उसमें अपनी उस वीडियो के अंदर इकरार साहब ने कहा कि जी इमरान रियाज खान साहब के हवाले से बाकी जो कमेंट्री थी मैं उसमें नहीं जाऊँगा, लेकिन इस पे था कि जी आपके लाखों फॉलोअर्स हैं, बल्कि मिलियंस के अंदर हैं इमरान रियाज साहब के, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो ट्विटर हो, लेकिन आपको एहतियात बरतनी चाहिए कि आप क्या इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। और अगर आप इन्फॉर्मेशन शेयर भी कर रहे हैं तो फिर उसके बाद अगर आपको पता लग गया है कि वो गलत है तो उसके ऊपर आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। तो ये वीडियो उन्होंने डाली, और जाहिर बात है वो पूरी रिसर्च थी, उसके अंदर एक एक कोटेशन जो है, एक एक उन्होंने एग्जाम्पल्स भी शेयर की उसके अंदर, उन ट्वीट्स को शेयर किया उन्होंने, जो कि प्रूव्ड हैं कि वाकई वो इन्फॉर्मेशन गलत थी। तो इमरान रियाज खान साहब ने जो है वो उसके ऊपर फिर एक ट्वीट किया, और नाम नहीं लिया उन्होंने इकरार साहब का, लेकिन उसके बाद वो जो अमल हुआ उससे पता लग गया। उन्होंने कहा कई दोस्तों ने कहा कि जहनी मरीज है, जान छुड़ाओ, मगर मुझे माजी में इसका काम पसंद रहा। आज शिद्दत से एहसास हुआ और अफसोस भी हुआ कि मेरे दोस्त ठीक कह रहे थे। अफसोस मेरी सारी कोशिशें ज़ाया गईं, खुदा हाफिज़, ब्लॉक्ड। और उसके बाद इमरान रियाज साहब ने इकरारुल हसन को ब्लॉक कर दिया। अब इकरार साहब ने एक्चुअली, क्योंकि जाहिर बात है जो आपको ब्लॉक करते हैं और आप अगले के अकाउंट पे जाते हैं तो उस पर शो होता है कि आपको जो है ब्लॉक कर दिया गया है। उन्होंने उसका स्क्रीनशॉट लिया और इकरार साहब ने फिर ट्वीट किया, ये इमरान रियाज खान हैं, आज़ादी इजहार राय के नाम नहाद चैम्पियन, दिन रात दूसरों की पगड़ियाँ उछालने वाले इन साहब की 15 झूठी ट्वीट सबूत के साथ पेश की तो दलील के साथ जवाब देने के बजाय ब्लॉक करके भाग गए। आखिर टक्कर के लोग। तो वो टक्कर के लोग बेसिकली आपको याद होगा इमरान रियाज साहब ने एक दफ़ा अपनी एक तकरीर के अंदर ये बात कही थी कि अब आपको जो है टक्कर के लोग मिले हैं, तो ये उसकी बात कर रहे थे। अनफॉर्चुनेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल में क्या इकरार को ये वीडियो करनी चाहिए थी? इट्स अ वेरी ट्रिकी सब्जेक्ट फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि जब बात आती है ना कि आपके इन्हीं कॉलीग्स के ऊपर जो है क्या करना चाहिए, मेरा ख्याल में करना चाहिए, मेरा ख्याल में मेरे पे भी करना चाहिए। मेरे पे भी अगर मैं बिल्कुल कहता हूँ कि अगर किसी को इख्तलाफ हो, हाँ आप गलत इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में शेयर मत करें। मैं सिर्फ ये बात ज़रूर कहूँगा, क्योंकि जिस तरह पिछले दिनों माशाल्लाह मेरा एक बेटा पैदा करवा दिया गया था, 7 साल का बच्चा, जिसको इमरान खान साहब का जाके दीदार भी करवाया गया और उनका हाथ भी उसने चुमवा दिया था। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप मेरी कही हुई बात से इख्तलाफ कर सकते हैं, मेरे कहे हुए तज्जिए से इख्तलाफ कर सकते हैं, ये भी लोगों का राइट है। और अगर मैं कोई गलत खबर शेयर करूं तो उसको भी डेफिनेटली उसको जो है वो कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहिए।
और मेरा ख्याल में इकरार ने अपने उस पूरे वीलॉग के अंदर कोई बदतहजीबी या बदतमीज़ी का सहारा नहीं लिया। उन्होंने जो बात भी की वो फैक्चुअल बुनियाद के ऊपर की। तो इमरान साहब जो हैं वो जाहिर बात है, मेरे ख्याल में उनको नहीं ब्लॉक करना चाहिए था। इमरान के साथ मैंने खुद भी काम किया हुआ एक्सप्रेस के अंदर, हम लोग काफ़ी देर आपस में इकट्ठे काम करते रहे। हमारे टाइम स्लॉट्स जो थे वो डिफरेंट थे। मैं वीकेंड के ऊपर उस वक्त करता था और ये वीकडेज़ के अंदर करते थे। लेकिन मेरी जब भी इमरान रियाज से जब भी मुलाकात हुई है बड़ी एक रिस्पेक्टेबल तरीके से हुई है। कभी भी कोई, और आई एम प्रीटी श्योर कि इकरार और इमरान की भी आपस में जब भी कोई मुलाकात हुई होगी या आपस में वो, बल्कि इकरार उसके अंदर वीडियो में कह भी रहे हैं कि मेरी फ़ोन पे उनसे गाये बगाए बात होती रही है, तो वो हमेशा रिस्पेक्ट के दामन के साथ ही होती रही है। तो इट्स एन अनफॉर्चुनेट इवेंट, मेरा ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे नहीं अच्छा लगा। दोनों ही मेरे भाइयों की तरह हैं, जानने वाले हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे अच्छा नहीं लगा ये। अच्छा जी, इसके अलावा मैं आ रहा हूँ, मैं भी, मुझे पता है आप सुनना चाहेंगे उस इलेक्शंस के हवाले से भी क्या खबरें हैं, लेकिन एक और खबर मैं ज़रा डॉलर के हवाले से देना चाहूँगा। डॉलर जो है वो जनाब 290 आज इंटर बैंक के अंदर जो है वो क्रॉस कर गया। इसने सैटरडे वाले दिन, सॉरी बल्कि फ्राइडे वाले दिन जो है 284 के ऊपर ये बंद हुआ था और आज इसने एकदम दोबारा जंप मारी है। ये पहले भी इन्हीं लेवल्स के ऊपर आया था, उसके बाद नीचे गिरा था, 284 के लेवल के ऊपर आ गया था, लेकिन अब दोबारा जो है ये ऊपर चला गया। और शायद उसकी वजह यही है कि इस पे इसहाक डार साहब ने हफ्ते वाले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि जनाब मैं क्यों नहीं गया, मैं अमेरिका क्यों नहीं गया और चहम गोइयाँ हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो मार्केट्स ने इस पर रिएक्ट किया है, उनको आइडिया हो गया कि फ़िलहाल लग यही रहा है कि IMF की डील जो है ना वो कुछ ज़्यादा करीब नहीं लग रही, और जिसकी वजह से उनके भी, मतलब लोगों के ज़हन में भी जो है वो शक व शुबात आ रहे हैं। और इस वक्त तकरीबन दोपहर को, मतलब जब ये हम वीडियो रिकॉर्ड करें तो 3:30 बजे का टाइम है और मार्केट, स्टॉक मार्केट भी जो है कोई 40,000 का बैरियर वो भी ब्रेक कर चुकी है, वो उससे भी नीचे गिर गई है। 213 पॉइंट्स मार्केट जो है वो ब्रेक हो गई है और 39,835 के ऊपर जो है वो ट्रेड होती हुई दिखाई दे रही है। तो वो स्टॉक मार्केट की भी जो है वो अब आपकी रिएक्ट कर रही है। और जाहिर बात है इस वक्त, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा था कि आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वो डेडलाइन है। अब आज हुआ क्या, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। मैंने कल अपने वीलॉग के अंदर आपको बताया था कि आज एक करारदाद पेश करने का फैसला किया गया है कौमी असेंबली के अंदर। तो उसका मकसद क्या है आप ज़रा सुनिएगा, फिर मैं दोबारा बात करता हूँ। वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसकी सदारत जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे और इलेक्शन कमीशन को फ़ंड जारी करने का किसी किस्म का कोई हतमी फ़ैसला नहीं हो सका। बड़ी देर तक ये इजलास जारी रहा, मुख्तलिफ तजावीज़ जो हैं वो ली गई और फिर उसके बाद जो ख़बर सामने आई है वो ये है कि अब इस सिलसिले में काबीना ये सारा मामला जो है पार्लियामेंट के सामने रखेगी। तो इसलिए मेरे ख्याल में PDM की जानिब से ये कोशिश है कि इस गेंद को जो है ना वो पार्लियामेंट के कोर्ट में फिकवा के वहाँ से अप्रूवल करवा के, जिस तरह पहले भी एक करारदाद, ज़हन में रखिएगा, पार्लियामेंट ने वो करारदाद मंजूर की थी। पार्लियामेंट ने ही अदलिया के हवाले से, चीफ जस्टिस के फैसले के हवाले से ये कहा था कि जनाब ये 4-3 का फैसला है, 3-2 का फैसला नहीं था, 1 मार्च का जो था। तो उस वक्त भी गेंद जो है वो पार्लियामेंट के कोर्ट में फेंकी गई थी। ये भी अब दूसरी एक अटेम्प्ट है कि पार्लियामेंट के कंधे के ऊपर रख के जो है वो बंदूक चलाई जाए। तो ये आपने ये कल की गुफ्तगू सुनी, मैंने उसके अंदर आपको कहा था कि बेसिकली मकसद ये है कि करारदाद मंजूर करवाई जाए यहाँ से असेंबली से, और उसके बाद जो करारदाद नहीं, सॉरी, बिल कोई ऐसा कोई मंजूर करवाया जाए और उसकी बुनियाद के ऊपर जो है ना फिर कहा जाए भाईजान हम तो पैसे नहीं दे सकते। तो आज उस इलेक्शंस के सिलसिले में जो है एक बिल जमा करवाया गया और वो बिल इसहाक डार साहब ने खड़े होकर जमा करवाया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन अखराजात का बिल है ये, और ये आप ये बिल स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं। इसमें उन्होंने कहा जी इलेक्शन अखराजात का बिल कायमा कमेटी को भिजवा दिया गया है और इजलास जुमेरात अब दिन 2 बजे तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया। तो अगर, मतलब जाहिर बात है ये पहले कमेटी उसको देखेगी, कमेटी के बाद ये बिल जो है वो आएगा असेंबली के अंदर अप्रूव होता है कि नहीं होता, ये सारी चीज़ें बाद में देखी जाएंगी। लेकिन उन्होंने अपनी तजावीज़ भी इस मौके के ऊपर दी और उन्होंने कहा कि चेयरमैन, इस मौके पर चेयरमैन सेनेट ने कहा कि जी इलेक्शन के लिए पैसे देने हैं तो बिल तो चाहिए। इसके लिए ऐवान में बिल पेश करने के मौके के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक्चुअली नारेबाजी भी की और बाद में सेनेट के अंदर एक्चुअली इलेक्शंस को जो है एक ही दिन मुनक्किद करने के लिए करारदाद आई जिसे मंजूर कर लिया गया। तो PTI ने इस दौरान जो है वॉकआउट भी किया है सेनेट से। अब जुमेरात तक के लिए इजलास मुलतवी हो गया। सो अगर हुकूमत ये वाला रूट ले रही है इसका मतलब है कम से कम जुमेरात से पहले अब आपके पास पैसे नहीं आ रहे। अगर 1 मिनट के लिए आप ये भी समझ लीजिए कि ये जो बिल जमा करवाया गया है ये एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट होता है, लेकिन जुमेरात से पहले जो है कहानी अब नहीं बनेगी। सो आज हर सूरत डेडलाइन को हम क्रॉस करने लगे हैं, हर सूरत डेडलाइन क्रॉस होने लगी है।
अच्छा, अब डेडलाइन जब क्रॉस होगी तो इलेक्शन कमीशन को कहा गया था कि जनाब आपने इस सिलसिले में रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवानी है। अगला स्टेप ये होगा कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को बताएगी कि भाईजान पैसे नहीं मिले, हमें नहीं आए पैसे। तो जब पैसे नहीं आएंगे तो उसके बाद जाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट फिर दोबारा एक्टिवेट होगा। लेकिन मैंने कल ही आपको ये खबर दी थी कि इनके बैकग्राउंड के अंदर जो है वो बातचीत भी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में आज एक और डेवलपमेंट ये हुई कि जो जस्टिस काजी फाइज ईसा की क्यूरेटिव रिव्यू की वो जो थी उनका जो रिव्यू था उसकी समाअत हुई, चीफ जस्टिस के चेंबर्स में हुई। उसके अंदर जस्टिस काजी फाइज ईसा भी वहाँ पे पेश हुए, जो अटॉर्नी जनरल हैं वो भी इस मौके के ऊपर जो है वहाँ पे पेश हुए। और उस मंसूर अवान साहब ने जो है वो वहाँ पे अपने दलाइल दिए और उन्होंने कहा कि उनका मौक़िफ़ था कि आईन और कानून में दूसरी नज़रसानी की गुंजाइश नहीं है। और इस सिलसिले में जो है वो बेसिकली आपको पता है हुकूमत ने फैसला तो कर ही लिया था कि इस रिव्यू को जो है वो वापस लिया जाएगा। तो फैसला इसके ऊपर जो है वो महफूज हो गया। फैसला आता कब है ये देखने से लायक है। उसके बाद इंटरेस्टिंग बात यह कि अटॉर्नी जनरल से वहाँ पे एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि रेफरेंसेस दायर करने की बात हो रही है। तो उन्होंने पूछा कि जी आइनी तौर पे क्या किसी चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस फाइल हो सकता है? और उसकी वजह यह है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसकी सरबराही ही चीफ जस्टिस कर रहे होते हैं। तो अगर सरबराही चीफ जस्टिस कर रहे हैं तो उसी चीफ जस्टिस के खिलाफ जो है वो किस तरह एक रेफरेंस जो है वो फाइल होगा। तो अटॉर्नी जनरल ने उसका जवाब दिया नो कमेंट्स। उन्होंने जवाब देने से जो है वो इनकार कर दिया। तो ये इस वक्त ये आइनी माहिरीन जो है ना उनके दरमियान ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है इस तरह अगर रेफरेंस जो है वो फाइल कर दिया जाए। बहरहाल उसके बाद 1973 के आइन की गोल्डन जुबली की तकरीब जो है आज कौमी असम्बली में मुनक्किद की गई। ज़ाहिर बात है चूँकि ये तकरीब थी तो जो नॉन मेंबर्स थे वो भी शिरकत कर सकते थे। उसके अंदर चीफ मिनिस्टर्स को मैं देख रहा था, आसिफ अली जरदारी साहब भी मौजूद थे। उन्होंने भी बड़ी ज़बरदस्त लंबी एक स्पीच की जिसके अंदर उन्होंने कुछ अपने टाइम का भी जिक्र किया, अपने कुछ माजी का भी जिक्र किया। अब ज़ाहिर बात है 73 के आइन की जो सेहरा बनता है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सर पे बांधा जाता है। इवन दो कि उस वक्त पार्लियामेंट ने जो है वो एक तकरीबन 100% मेजॉरिटी के साथ, 100 नहीं थी उसमें, कुछ चंद लोगों ने 3 या 4 लोग थे जिन्होंने वोट नहीं किया था, बाकी सब ने ही पूरे हाउस ने जो है उसे अप्रूव किया था। तो पीपल्स पार्टी उसका सहरा जो है वो अपने सर बांधती है और बनना भी चाहिए, हकीकत है वो। इवन दो उसके बाद बहुत सी तरामीम हो चुकी हैं उस आइन के अंदर। तो बिलावल भुट्टो साहब ने इस मौके के ऊपर स्पीच की, आसिफ अली जरदारी ने स्पीच की, उन्होंने इमरान खान साहब को भी तनकीद का निशाना बनाया, बिलावल भुट्टो ने भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हमारे इस सिस्टम के अंदर जो है वो बाहर से बंदे को ला के जो है हमारे सर पे बिठाने की कोशिश की गई है और अब इस्टेब्लिशमेंट जब अपने आप को गैर सियासी कर चुकी है लेकिन फिर भी चंद ऐसे अनासिर हैं जो इस पूरे सिस्टम को जो है वो ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मैं जो इंटरेस्टिंग बात मेरे ज़हन में जो आ रही थी वो ये थी कि जब ये सब कुछ हो रहा था 1973 के हवाले से जो पूरी तकरीब हो रही थी, इसके अंदर जस्टिस काजी फाइज ईसा भी आए हुए थे और वो वहीं से सुप्रीम कोर्ट से अपने क्यूरेटिव रिव्यू के हवाले से वहाँ पे चीफ जस्टिस के सामने पेश होने के बाद यहाँ पे इजलास के अंदर भी उन्होंने शिरकत की। हाउस के अंदर आके आसिफ अली जरदारी साहब के साथ ही जो कुर्सी थी उसके ऊपर वो बैठे हुए थे और वो नज़र भी आ रहे थे। तो इसी दौरान आसिफ अली जरदारी साहब जब तकरीर कर रहे थे तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आया जब उसमें उन्होंने कहा कि इससे पहले हमारे ख़ानदान की जो औरतें थीं उसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तो गईं और जाके उनको जेल में डाला गया, लेकिन जरदारी ख़ानदान की औरतों को आज तक कभी इस तरह जेल में नहीं भेजा गया था। तो उन्होंने फरियाल तालपुर साहिबा जो उनकी बहन है उनको जिस तरह गिरफ्तार किया गया था रात के वक्त, और उस वक्त जब उनको हस्पताल से गिरफ्तार किया गया, जेल को खुलवाया गया और फिर उनको गिरफ्तार किया गया, तो उसका उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि उस पर क्यों सुओ मोटो नोटिस कभी नहीं लिया गया। तो ये सब कुछ जब वो कह रहे थे तो जस्टिस काजी फाइज ईसा सात वाली कुर्सी के ऊपर ही बैठे हुए थे। और आप जानते हैं कि सुओ मोटो नोटिस के हवाले से ही जो है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी जो है एक अपनी रूलिंग दी हुई है जो इस वक्त काफ़ी कंट्रोवर्सी का शिकार बनी हुई है। और उसके बाद उन्होंने पूरा एक तफसीली एक नोट भी जारी किया जो पहले सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर आया, उसके बाद वहाँ से हटा दिया गया। और यही कानून, यही जो आइन साज असम्बली है ये ऑलरेडी इस सिलसिले में रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बना चुकी है और वो सदर मुमलिकत जो है वापस भिजवा चुके हैं। और ये जब ये सब कुछ हो रहा था, जब ये पूरी तकरीब मुनक्किद की जा रही थी, तो इसी वक्त उसी आइन के अंदर जहाँ पे लिखा है कि आपने 90 दिन के इलेक्शंस करवाने हैं, तो यही आइन साज असम्बली आइन में लिखी उस शिक के ऊपर अमल दरामद करने से इनकारी है।
कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हमने नहीं कराने क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है और हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन तकरीब पूरी मुनक्किद हुई है, मतलब गोल्डन जुबली की पूरी तकरीब जो है वो टिका के मुनक्किद की गई, लेकिन पैसे हमने नहीं देने इलेक्शन कराने के लिए। बड़ी यही हैरानकुन मदद आयरनी, इससे बड़ी आयरनी क्या हो सकती है कि 73 के आइन को आप जो है वो बैठ के सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, लेकिन फिर उसी आइन की खिलाफ वर्जी भी हो रही है एट द सेम टाइम गोइंग ऑन। अच्छा जी, इसके अलावा एक और जो खबर मैं शेयर करना चाह रहा हूं आज, एक आयरनी, क्योंकि मैं आयरनी की बात कर रहा हूं। फवाद चौधरी साहब आज जो है वो मीडिया से खिताब कर रहे थे और मीडिया से बाकी तो उन्होंने बातें की सो की, एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन मैंने पिक की उनकी, मैं सुन रहा था, मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन उनकी पिक की। उन्होंने कहा जी वो लोग जिन्होंने फातिमा जिन्ना का साथ नहीं दिया था, अयूब खान के साथ खड़े हुए, उनकी नस्लें भी आज शर्मिंदा हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, वो लोग जिन्होंने फातिमा जिन्ना का साथ नहीं दिया था, अयूब खान के साथ खड़े हुए, उनकी नस्लें भी आज शर्मिंदा हैं। अयूब खान की तीसरी पीढ़ी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। तो कभी उमर अयूब साहब जो वजीर भी थे इमरान खान साहब के, कभी जाके फवाद चौधरी साहब ने उनसे पूछा कि शर्मिंदा हैं आप अपने दादा के किए के ऊपर, कि किस तरह उन्होंने जमहूरियत का शब खून मारा था और किस तरह एक डिक्टेटर के तौर पे इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी करते थे? कभी पूछा जाके उमर अयूब साहब से? कभी आपने, नस्लों की बात हो रही है, कभी आपने जाके पूछा ज़ियाउल हक के बेटे से जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ चुके हैं, कभी उनसे पूछा जाके आपने कि आपको अपने वालिद के किए के ऊपर शर्मिंदगी है कि किस तरह उन्होंने मार्शल लॉ लगाया इस मुल्क के अंदर, और साथ ही साथ एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को, उसी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को जिसकी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वही जमात जिसमें एक जमाने में फवाद चौधरी साहब हुआ करते थे, भूल गए अपनी सारी वो बातें जब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे। तो पूछा उनसे, ज़ियाउल हक साहब के साहबजादे थे इजाजुल हक साहब से, कि शर्मिंदगी है आपके वालिद साहब ने जो किरदार अदा किया? कोई है शर्मिंदगी? अफसोस होता है क्या कभी किसी बात का? तो ये भाषण देना बहुत आसान है, मजा तो ये तब आए ना कि आप आके उमर अयूब को पहले असेंबली के फ्लोर के ऊपर खड़ा करते और उमर अयूब कहता कि जी मुझे शर्मिंदगी है मेरे दादा ने जो किरदार अदा किया, मुझे अफसोस है कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर जो किरदार उन्होंने अदा किया। ये माइक्स के आगे आके इस तरह के सवाल जुमलेबाजी करके निकल जाना बहुत आसान काम है, लेकिन प्रैक्टिकली इसको होते हुए देखना बहुत मुश्किल काम है। तो दोनों जगहों के ऊपर, मतलब दोनों जगहों के ऊपर जो है वो बड़ी आयरनी नजर आती है, तजादात नजर आते हैं बयानात के अंदर। इसके अलावा एक और खबर जो है वो शामिल करते हैं, और वो ये है कि जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के केसेस में आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए और जज ने जो है वो उनकी अबूरी ज़मानत 29 अप्रैल तक जो है वो मंजूर कर ली। इमरान खान साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की तकारीर नशर करने की पाबंदी पर अमल दरामद की दरख्वास्त दायर कर दी है। उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान ने केस में फरीक बनने के लिए दरख्वास्त दायर की है। अदालत ने 12 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा है जी नवाज शरीफ इश्तिहारी है, पाबंदी के बावजूद उनकी तकरीर मीडिया पर नशर की जा रही है, जबकि इमरान खान साहब की तकरीर जो है वो नशर नहीं होती, और अगर होती भी है तो डिलेड होती है। इसके अलावा जहाँ पे नवाज शरीफ साहब की बात हो रही, तो मरियम नवाज साहिबा आज रात 2 बजे जद्दा के लिए रवाना हो रही हैं और आखिरी अशरा बेसिकली वो उधर गुजारना चाहती हैं, और कैप्टन सफदर, जुनैद सफदर, उनकी अहलिया, ये पूरी फैमिली जो है वो आज रात को पाकिस्तान से फ्लाई कर जाएंगे, और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कल लंदन से सऊदी अरब पहुंच रहे हैं। 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। मैंने पता करवाया कि कहीं ऐसा प्रोग्राम तो नहीं है कि नवाज शरीफ साहब मरियम नवाज साहिबा के साथ ही वापस आ रहे हैं पाकिस्तान, तो फिलहाल इसकी कंफर्मेशन नहीं हो सकी। और दूसरी चीज़ ये है कि जब ये वहाँ पे जाते हैं, नवाज शरीफ साहब वहाँ पे सऊदी अरब जाते हैं, तो वहाँ पे इनको किस किस्म का प्रोटोकॉल मिलता है कि नहीं मिलता, या एक प्राइवेट सिटीजन के तौर पे जा रहे हैं, ये देखने से ताल्लुक़ रखती है ये बात। तो ये एक डेवलपमेंट भी जो है वो होने जा रही है। अब उसके अंदर जाहिर बात है कुछ लोग ये सवाल भी कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब लंदन से सऊदी अरब जा सकते हैं उम्रे के लिए, उनकी सेहत इस बात की उनको इजाज़त देती है, लेकिन उनकी सेहत इस बात की उनको इजाज़त नहीं देती कि वो लंदन से पाकिस्तान आ सकें। तो इसके ऊपर भी बहुत, ये भी एक आयरनी है, जो आयरनी की बात हो रही थी ना, तो ये भी एक आयरनी है। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।